Hello student, in this video I am going to discuss important articles of the Indian Constitution. तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम्स. तो स्टार्ट करते हैं. तो आर्टिकल फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, इट डिस्कस अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया. और यहाँ पे डिफाइंड क्या है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट. तो दूसरे उसमें लैंग्वेज में बोले तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट. यानी कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है. डैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से स्टेट जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं. जबकि आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट है. तो ये डिफरेंस है हमारा. एंड फर्स्ट आर्टिकल डिफाइन करता है अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ कमिंग टू सेकेंड आर्टिकल. तो सेकेंड आर्टिकल जो है वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो सेकेंड और थर्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिफाइन करता है कि न्यू स्टेट्स जो होंगे वो अगर इंक्लूड होते हैं तो उनका क्या रोल है. तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड आर्टिकल में डिफाइन किया गया है. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो आर्टिकल फर्स्ट सेकेंड है, आर्टिकल सेकेंड जो है वो क्या है, वो डिफाइन करता है हमारा पार्लियामेंट कैन एडमिट एंड क्रिएट न्यू स्टेट. जबकि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल थर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट कैन अल्टर बाउंड्रीज, नेम एंड एरिया. यानी आर्टिकल जो सेकंड है वो हमारा ऐसे एरिया को इंक्लूड करने को बोलता है जो पहले से इंडिया में नहीं है. यानी कि बाहर की कोई टेरिटरी है उसको इंक्लूड करने के लिए हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, तो आर्टिकल सेकेंड. जबकि सेम अगर इनर टेरिटरी है, यानी पहले से कोई स्टेट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, उसका कोई हिस्सा अलग करके दूसरा स्टेट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल 3 डिफाइन करता है. आर्टिकल 3 में डिफाइन किया गया है. और इस दोनों पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है. आर्टिकल 4 पे आते हैं. तो आर्टिकल 4 जो है हमारा लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 को डिफाइन करता है. और इसमें बताया गया कि अगर इनको चेंज करना है तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, सिंपल अमेंडमेंट्स के थ्रू ये किया जा सकता है. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो ये आर्टिकल 4 में डिफाइन किया गया. तो ये हमारा आर्टिकल 2 और 4 जो है बहुत है, 2 एंड 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है हमारा सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है. तो सिटीजनशिप के जितने भी रूल है वो आर्टिकल 11 से लेके आर्टिकल 15 के 5 से लेके 11 के में डाले गए हैं. नाउ हमारा आ जाता है आर्टिकल 12 से लेके 36, जो कि हमारा क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है 32 तक, 35 तक. और उसके बाद 36 से 51 तक डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसको इंक्लूड किया है 35 से 36 से लेकर 51 तक. अब आर्टिकल 12 में क्या है, तो आर्टिकल 12 बताता है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट. यानी जो भी हमारा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल्स, वहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है. और स्टेट डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया है, स्टेट किसको किसको बोला गया है, तो इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है वो सारी क्या है स्टेट के डेफिनेशन में डाला गया है. आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है. तो इसमें क्या है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. यानी कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट से विरोधाभास है, यानी उसको उसकी शक्तियाँ को कम कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के जो पावर दी गई है कॉमन पीपल को, तो उससे किसी तरह से विरोध कर रहा है, तो वो आर्टिकल 13 के अंदर क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है. लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट आर वॉइड. यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो लॉ बना रही होगी सरकार, वो वॉइड हो जाएगी. तो ये आर्टिकल 13 में बताया गया है. आर्टिकल 14 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. मतलब क्या है कि सारे लोग हैं वो लॉ के सामने, पीपल जो है सारे लॉ के सामने क्या है, इक्वल है. रूल ऑफ लॉ इंडिया में डिफाइन किया जाता है. आर्टिकल 15 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस. यानी 5 चीज़ें हैं जिनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वैलिड नहीं है. नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यानी गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि ऐसा लॉ बनाएगी जिससे कि
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट देयर इज सम एक्सेप्शन आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ. नाउ कमिंग टू आर्टिकल 17, दिस डिस्कस अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जितने भी अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश करना है, यानी उसको हटाना है, और इसको आर्टिकल 17 में लिखा गया है, एंड इट इज पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट इज आर्टिकल 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हैं टाइटल्स को हटाया जाएगा, एक्सेप्ट टाइटल कहाँ रहेंगे, तो एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री टाइटल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे टाइटल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं टाइटल्स हैं वो हट जाएंगे. तो ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आ जाता है, जिसमें हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स को हटाने की बात करता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल 19. तो आर्टिकल 19 जो है हमारा वो डिस्कस करता है अबाउट, आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और दो और है. तो यहाँ पे आर्टिकल 19 में हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम दिया गया है, जिसमें स्पीच, असेंबली, मूवमेंट हो गया एंड हमारा प्रोफेशन हो गया, ये सारी चीज़ दी है. आर्टिकल 20 पे आते हैं. तो आर्टिकल 20 टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, यानी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेरोपैडी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं होगी, और ये कौन कहता है, अबाउट इन आर्टिकल 20 में बोला गया है. नाउ कमिंग टू आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है. इट टॉक अबाउट द राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार जो मिला है हमें वो आर्टिकल 21 से ही मिला है, एक्सपेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया है. आर्टिकल 21A दैट टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन, यानी जो राइट टू एजुकेशन है, सबको शिक्षा का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें जो एज इंक्लूड किया गया है वो 6 to 14 ईयर्स है, और दिस अमेंडमेंट वाज इंक्लूडेड बाय 86 अमेंडमेंट, यानी ये जो आर्टिकल है इंक्लूड किया गया है 86 अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. नाउ आर्टिकल 21 दैट टॉक अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है इन आर्टिकल 22. नाउ आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड, यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, ह्यूमन खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको बंद किया गया है बाय आर्टिकल 21. एंड इट टॉक अबाउट द फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, यानी ज़बरदस्ती किसी से आप काम नहीं करा सकते हैं. आर्टिकल 24 टॉक अबाउट द चाइल्ड लेबर, और इसको चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है अंडर द आर्टिकल 24, यानी बिलो 14 ईयर्स हजार्डियस इंडस्ट्रीज, यानी बिलो 14 ईयर हजार्डियस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 24 में डिफाइन किया है. आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इस टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ पे आपको रिलीजियस जो फ्रीडम से रिलेटेड जो आपके राइट्स हैं वो डिफाइन किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम इन आर्टिकल 25 से 28 तक. 29 और 30 में आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो माइनॉरिटी के लिए है. तो ये हमारा फ्रीडम है अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. एंड आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हार्ट एंड सोल ऑफ इसको कहा गया है, बिकॉज यहाँ बताया गया है कि अगर कोई भी वायलेट करता है आपके राइट्स को तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय डॉक्टर अंबेडकर. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. तो 36 से 51 जो है हमारा वो डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि फोर्सिबल नहीं होता, कानूनी रूप से आप इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट दे आर एक तरीके से गाइडेंस होता है फॉर गवर्नमेंट. तो वेलफेयर स्टेट कैसा होगा उसको डिफाइन किया गया है, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है यहाँ पे डिफाइन किया गया. आर्टिकल 39A जो कहता है कि फ्री लीगल एड सबको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इक्वल जस्टिस को भी बोलता है. आर्टिकल 40 जो है पंचायत से रिलेटेड है, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट. तो यहाँ आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट आ जाता है जो पंचायत से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना. यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में सबने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है. आर्टिकल 48A जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, जो कि फॉरेस्ट एंड
वाइल्ड लाइफ की जो राइट्स होते हैं उसके लिए बात कर रहा है, प्रोटेक्शन अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 49 दैट टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, यानी जो नेशनल मोनूमेंट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये दीज आर डिस्कस इन द आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होना चाहिए, उनके बीच का उनके पावर जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, दैट टॉक इन आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए क्या क्या फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए 51 में डिस्कस किया गया है। नाउ 51A दैट इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, और देयर आर 11 ड्यूटीज़ जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 51A में है, क्योंकि 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस के लिए डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से हमारा DPSP ख़त्म हो जाता है 51 पे। फिर 52 जो है प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता है, तो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बताता है। 54 एंड 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस में डिफाइन किया है, तो 54 से 55 जो आर्टिकल है उनमें कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा चीज़ 54 एंड 55 में डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आर्टिकल 61 में, डेट टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब उनका रिमूवल कैसे होगा, उसके क्या लॉ है, वो सारा 61 में डिफाइन किया गया है, और ये सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 63 जो आता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ही इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, क्षमा दान करने की जो शक्तियाँ होती है वो आर्टिकल 72 में डिफाइन किया गया है। इसमें वो डेथ सेंटेंस को भी क्षमा कर सकता है प्रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द लॉ। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 74, तो 74 डिफाइन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड उसके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो होता है वो काम करता है, यानी प्रेसिडेंट सेल्फ काम नहीं कर सकता, वो वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। नाउ 75 PM और काउंसिल को डिफाइन करता है, जिनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूछ ले तो कौन होगा, अटॉर्नी जनरल होता है, और वो कौन सा आर्टिकल में डिस्कस किया गया इसके बारे में अटॉर्नी जनरल के, तो 76 में। 79 पार्लियामेंट को डिस्कस करता है। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बना हुआ है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नाउ आर्टिकल 80 जो राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल 81 लोकसभा, 83 ड्यूरेशन बात करता है दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा 5 साल का होता है और राज्यसभा परमानेंट होता है। आर्टिकल 85 जो होती है सेशन के बारे में करता है। आर्टिकल 100 वोटिंग इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 105 जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट इसको समन करता है, और ज्वाइंट सीटिंग के क्या क्या कंडीशंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यानी कौन कौन से बिल में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है, कौन से बिल में नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 108 में डिफाइन किया गया है और ये आपको आना चाहिए। आर्टिकल 110 आ जाता है हमारा मनी बिल। तो मनी बिल जो होता है स्पीकर ही डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट असेंट फॉर बिल, कोई भी बिल होगा तो उसको फाइनली प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही होता है, जो कि 111 पे आर्टिकल 111 में डिफाइन है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट जो है हमारा, यानी जो पूरे देश का बजट है वो आर्टिकल 112 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है, जो कि प्रेसिडेंट इशू करता है, और ऑर्डिनेंस जो होती है उसको बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के स्टार्ट किया जाता है, बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ ऑर्डर। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन डिफाइन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है अब सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव पेटिशन है। आर्टिकल 137 रिव्यू पावर एंड
आर्टिकल 141 द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन सीएजी जो होता है आर्टिकल 148 में आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 153 गवर्नर, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 155 और 153 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 16 पार्डनिंग पावर, 161 जो है पार्डनिंग पावर आ जाता है, जबकि 72 जो था वो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट था। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, लेजिस्लेचर, ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हाई कोर्ट का 214 पे 214। रिट पेटिशन जो होता है 226 पे आ जाता है। 243 ए एंड 243 ओ, ये पंचायती राज है जो कि 73rd अमेंडमेंट द्वारा किया गया, जबकि म्यूनिसिपैलिटीज में जो होता है आर्टिकल 74 के तहत आता है, अमेंडमेंट में किया गया था। इसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि 243 के में आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई में आता है। राज्यसभा स्पेशल पावर 249, जिसमें ये पास होने पे राज्यसभा जो होती है वो लॉ बना सकती है फॉर द स्टेट। आर्टिकल 252 जो आता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट। एंड आर्टिकल 262 जो कि इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कस करता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आता है। आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन जो है 280 में है। 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि लीगल राइट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट है, तो लीगल राइट है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाता है। एंड आर्टिकल 315 जो है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बताया गया उसको आप याद करके समझ के तैयार करके जाना है पेपर में, सो डैट कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हिट कर सको। थैंक यू।